एक इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, पीछे की क्लास में हम देखे थे क्लास 12 की जो पोल साइंस है, पॉलिटी, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर देखे थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके पूरे जो एक्सप्लेनेशन, जितने भी फैक्ट्स है, सभी हम देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और प्लस में जो बच्चे 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और बेहतरीन नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपके 12th की जो तैयारी है फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी। चलिए, आज का जो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये नाम क्यों पड़ा इस चैप्टर का? इसके पीछे कहने का कारण क्या है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसका मतलब क्या हुआ? यानी एक ही व्यक्ति का दबदबा। तो उस समय चल क्या रहा था? चल ये रहा था कि एक ही दल जो है, एक ही पार्टी का दबदबा जो है चल रहा था। टक्कर में कोई था ही नहीं, था भी तो कोई सुनता ही नहीं था जनता उसका। सब, अगर वोट पहला, जब चुनाव हुआ, पहला इलेक्शन हुआ, तो पहले इलेक्शन से लेकर तीसरे इलेक्शन तक, यानी 1952 से लेकर 1967 तक, 1952 से 67 तक लगातार जो ये बना कौन? तो इसमें सत्ता रही किसके? तो कांग्रेस के पास रही। तो इसीलिए कहा गया कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी एक ही दल का जो है दबदबा चलता रहा लगातार 3 बार। चलिए, स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है लाइन जो है इसको देख लीजिए, ये आपके आंसर राइटिंग में काम आ जाता है। हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उतनी उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जाती है। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और यह रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। एक कथन है अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने कहा कि देखो, राजनीति में हम व्यक्ति पूजा अगर देखें तो ये हमें पतन की ओर ले जाएगा और एक ऐसा क्रूर समाज को पैदा करेगा, तानाशाह को पैदा करेगा, जिसे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। कैसे? आप लोकतंत्र को अपनाए हो, तो ये लोकतंत्र का अर्थ क्या बनता है कि हमेशा सत्ता में एक ही पार्टी न रहे, हमेशा एक ही दल जो है सत्ता में ना रहे, हमेशा जो है बदलते रखो, ताकि उसे क्या, तो उसे ऐसा ना लगने लगे कि हम यहाँ का राजा है। उसे ये हमेशा लगता रहना चाहिए कि जनता ने आपको यहाँ भेजा है, तो जनता आपको हटा भी सकती है। तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए, फील होना चाहिए। तो इसलिए आप क्या करो, तो हमेशा चेंज करते रहो। अगर हमेशा एक ही व्यक्ति को बैठाए रखोगे, एक ही व्यक्ति की पूजा करोगे, एक ही पार्टी की, तो उससे क्या होगा? उसे लगेगा कि हमें कोई हटा ही नहीं सकता, हम यहाँ का राजा है, तो हम जो मन होगा सो करेंगे। तो इसलिए वो एक तानाशाह को जन्म देगा। क्या करेगा? तानाशाह को जन्म देगा। तो ही बोला जा रहा है कि लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा का कोई स्थान नहीं। अगर व्यक्ति पूजा को स्थान दिया जा रहा है, जैसे अभी आप लोग बिहार में देख रहे हो, क्या व्यक्ति पूजा चल रहा है? कब से? 2005 से व्यक्ति पूजा, एक ही व्यक्ति जो है सत्ता पे बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जो चल रहा है मस्ती में चलने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या? तो इसलिए बोला जा रहा है कि राजनीति, अगर आप चाहते हो कि लोकतंत्र कायम रहे, तो इसलिए व्यक्ति पूजा नहीं, व्यक्ति पूजा लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। लोकतंत्र को एक पतन की ओर ले जाता है, लोकतंत्र के अस्तित्व को ये समाप्त कर देता है व्यक्ति पूजा। चलिए, इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम देखने क्या वाले हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना। कैसे हम आज़ादी प्राप्त किए, तो हमने अपना संविधान लागू किया, किस प्रकार से हम पहला जो चुनाव कराए उसमें चुनौतियां क्या रही हमारे सामने, वो सब जो है देखेंगे। और किस प्रकार से निष्पक्ष, किसी के दबाव में आकर नहीं, निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से चुनाव कराया गया, कैसे कराया गया, उसमें चुनौतियां क्या रही, उसके बारे में हम देखेंगे।
आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कांग्रेस की जो है दबदबा था उसको देखेंगे। 1952 से लेकर 67 तक ये जो है कांग्रेस का दबदबा रहा, एक ही पार्टी जो है सत्ता में रही, तो ये हम देखेंगे। विपक्षी दल और उनकी जो नीतियों का उद्भव हुआ, किस प्रकार से विपक्षी दल उत्पन्न हुए, उनका उद्भव हुआ, और किस प्रकार से कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो धीरे धीरे कमने लगा, और किस प्रकार से अन्य पार्टी जो है राजनीति में आने लगी, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। चलिए, तो चैप्टर का नाम क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि प्रजातंत्र जो है इसे हम प्रजातंत्र ना कहकर हम इसे क्या तो प्रतिनिधि शासन भी कह सकते हैं। क्यों प्रतिनिधि शासन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम जनता ही तो उसे अपने उम्मीदवार को चुनती है। क्या जनता ही अपने उम्मीदवार को चुनकर उसे भेजती है सत्ता में, तो इसलिए हम उसे प्रतिनिधि शासन कह सकते हैं। प्रतिनिधि शासन कह सकते हैं। वहीं हेनरी मेन कहते हैं कि ये जो लोकतांत्रिक शासन है, ये जो लोकतंत्र है, ये लोकप्रिय शासन है। क्यों? क्योंकि जनता इसको पसंद करती है, लोग इसको पसंद करते हैं। वहीं पे राजतंत्र को उतना ज्यादा पसंद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र में व्यक्ति अपना आवाज उठा सकता है, अपनी आवाज जो है ये सत्ता तक पहुंचा सकती है, शासक तक पहुंचा सकते हैं, अपने सरकार तक, और समय पर जब लगे कि ये जो है तानाशाह की ओर जा रहा है ये सरकार, तो उसे बर्खास्त भी कर सकती है, उसे पदस्थ भी कर सकती है। चलिए, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती क्या रही? जब हमने देखा कि हम आजाद हुए तो हमने एक सपना जो है लेकर आगे बढ़ना शुरू किया, अपने सपने को पूरा करना। और सपना क्या रहा? तो सपना ये था कि संसदीय लोकतंत्र, लोकतंत्र कैसा हो? संसदीय हो। लेकिन कैसे होगा? कैसे होगा? सीधे आंख बंद करके चल दिए, कहे कि हम लोकतंत्र को अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे? कैसे? सब सहमत होगा तब तो, और कैसे हम सबको एग्री करेंगे उसके लिए? जिसके लिए ये चुनौती थी सामने कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था अगर कहीं कोई भी गलती हो गई, हमसे कोई भी गलती हो गई, और उस कारण अगर एक बार अलोकतांत्रिक व्यवस्था बैठ गई, तो उसका पैर ऐसा जम जाएगा कि दोबारा हम उसे उखाड़ कर फेंक नहीं सकते। अगर एक बार हमारी गलती के कारण कोई भी चूक हुआ और उसके कारण अलोकतांत्रिक व्यवस्था ये जो बैठ गई, तो उसके बाद उसका पैर जो है ऐसा जम जाएगा, वो पैर अपना ऐसा जमा लेगी जिससे हम दोबारा हटा नहीं सकते, उखाड़ कर उसे फेंक नहीं सकते। वो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा क्या रहा? तो दूसरा भारत की विविधता। भारत की जो विविधता है, भारत में अनेक धर्म के लोग हैं, सबकी पसंद अलग है, सबकी जो है मान्यताएं अलग है, सबकी सांस्कृतिक रहन सहन सब कुछ अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है सबका। और उन सबको हम एक साथ लेकर कैसे चल सकते हैं? तो ये भी चुनौती रहा। तो इसको देखते हुए भी ये चुनौती जो है ये सामने आया, लेकिन इसको चुनौती के रूप में नहीं देखा गया। इसे भारत की जो है सुंदरता, लोकतंत्र की सुंदरता के तौर पे इसे देखा गया। इसे हम लगा उस समय चुनौती, लेकिन हम इसे चुनौती नहीं कर सकते। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी विविधता में भी एकता को देखने को मिलता है। इसमें समाज में लोगों की आकांक्षाएं अलग अलग थी और एक दूसरे के विपरीत होते थे, सोच उनकी सब कुछ उसके एक दूसरे के विपरीत होते थे, यहाँ तक कि पसंद भी। तो उसमें हम कैसे सबको एक साथ लेकर हम चल सकते हैं? ये चुनौती रहा। साक्षरता का कम स्तर। देखो, चुनाव तो कराना था, लेकिन मात्र उसमें 17 करोड़ जो है, लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। 17 करोड़ मतदाता में मात्र 15% जो है ये शिक्षित थे। 17 करोड़ में मात्र 15% जो है शिक्षित थे। इसलिए वो जो इलेक्शन कराया गया, चुनाव कराया गया, तो उसे अनपढ़ों की बेहूदगी नौटंकी कहा गया। क्या? अनपढ़ों की बेहूदगी नौटंकी कहा गया, और इतिहास का सबसे बड़ा जुआ उसे कहा गया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि
ये सब मूर्ख है, अनपढ़ है, करेंगे क्या, क्या कर क्या लेंगे। इतने बड़े जो है मतदाता है, क्या है, मतदाताओं की संख्या जो है ये 17 करोड़ है, 17 करोड़, और उसमें मात्र 15% जो है शिक्षित है। तो ये क्या कर लेंगे, सब तो अशिक्षित है, सब मूर्ख है, तो करेंगे क्या। तो लेकिन फिर भी चुनाव हुआ और निष्पक्ष हुआ, स्वतंत्र हुआ, और एक मील के पत्थर के तौर पे साबित हुआ। देखो, डॉन एक गो रहता है, उसी प्रकार से एक गो जो दबदबा चल रहा था किसका, तो यहाँ पे दबदबा डॉन का चलता है, दिख रहे हो पिक्चर। और उस समय चल किसका रहा था दबदबा, तो कांग्रेस का, कांग्रेस का दबदबा चल रहा था खुद को। ये कारण भी है उसका, कारण ये है कि ज्यादातर उसके जो नेता थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। ज्यादातर जो उसमें नेता थे वो फ्रीडम फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए लोगों ने उसको पसंद किया, पार्टी को पसंद किया। इस कारण वो लगातार जो है अस्तित्व में बना रहा, सत्ता में बना रहा। देखिए, अगर हम बात करें पहला चुनाव का, तो पहला चुनाव कराना बहुत ही कठिन था। पहले देखो कि संविधान हमारा तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। 24 जनवरी को 24 जनवरी 1950 को इसमें क्या हुआ, तो संविधान सभा में जो व्यक्ति थे सभी के हस्ताक्षर हुए इसमें। 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ। तो संविधान लागू हुआ तो उस समय कोशिश ये किया गया कि हम किस प्रकार से चुनाव कराए, इलेक्शन कराए। लोकतंत्र हमने अपनाया है तो इलेक्शन तो कराना है, और देखना यह है कि हम कैसे इलेक्शन करा सकते हैं। इतनी बड़ी जो क्षेत्र है, इतने बड़े मतदाता है, मतदाता की संख्या इतनी बड़ी है, हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम मतदाता कर सकते हैं, चुनाव करा सकते हैं। तो ये जो है चुनौती रहा उसके सामने। आपको पता होगा कि संविधान जो है तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, और इसमें लगभग 166 बार जो है संविधान सभा की बैठक की गई। संविधान सभा की बैठक 166 बार की गई। चलिए, तो पहला ये जो चुनाव था, आम चुनाव, पहला ये जो आम चुनाव था, ये कैसे, किस प्रकार से किया गया। तो इसको कराने से पहले ये तो हुआ 1952 में, पहले 2 बार स्थगित हो गया, उसको थोड़ा देख लेते हैं। पहला आम चुनाव जो कराया गया तो 2 बार स्थगित हो गया, कराया गया, कहा गया कि हम 50 में करा लेते, 51 में करा लेते। तो ऐसे कहा गया कि ये स्टार्ट किया गया अक्टूबर 1951 में, कोशिश की गई इलेक्शन कराने की, लेकिन वो विफल हो गया, असफल हो गया। फिर फरवरी 1952 में कराया गया तो भी असफल हो गया, असफल हो गया। तो फिर हुआ कब, तो 1952 में उसके बाद जो चुनाव हुआ ये सफल रहा। और सफल तो रहा, लेकिन एक चुनाव कराने में, ये जो चुनाव जो है पूरी प्रक्रिया है उसको कराने में 6 महीने लगे। कितने, तो 6 महीने लगे। सोच सकते हो आप कितना लगा, तो 6 महीना लगा। और इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा गया। क्या कहा गया, इतिहास की सबसे बड़ा जुआ कहा गया। और लोगों ने कहा कि अनपढ़ों की ये बेहूदगी नौटंकी है, अनपढ़ों की बेहूदगी नौटंकी है ये। और लेकिन हुआ क्या, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो गया, और यह मील का पत्थर साबित हुआ, लोकतांत्रिक इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। जब पहला आम चुनाव हुआ तो चुनाव कराने से पहले चुनौतियां जो है सामने आई, कई तरह की चुनौतियां सामने आई, जिसमें ये चुनौती ये रहा कि चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना। अब जिस एरिया का चुनाव कराना है उस एरिया में जो है उसको सीमांकन करना, ये भी तो एक चुनाव का समस्या रहा कि कैसे हम किस क्षेत्र को सीमांकित कर सकते हैं चुनाव के लिए। दूसरा ये
कि मतदाता सूची सबसे बड़ा जो है ये समस्या रहा, चुनौती रहा। चुनौती ये रहा कि पहले उसमें कहा गया कि 21 वर्ष के जो लोग हैं वही सिर्फ मतदान कर सकते हैं, वही सिर्फ वोट दे सकते हैं। अब कैसे चलेगा? क्या सिर्फ 21 वर्ष के लोग जो है वही सिर्फ वोट दे सकते हैं, बाकी लोग नहीं दे सकते? पहले कहा गया। फिर बाद में कहा गया कि 18 वर्ष के जो है वो भी दे सकते हैं। 18 वर्ष से कम जो व्यक्ति है, कम उम्र के जो व्यक्ति है वो नहीं दे सकते वोट। तो ये भी एक समस्या रहा कि किसे हम माने कि 18 या क्या रखा क्या जाए। तो बाद में फिक्स क्या हुआ? फिक्स ये हुआ कि 18 वर्ष जो है न्यूनतम उम्र जो है रखा जाए, एज लिमिट जो है ये 18 वर्ष रखा जाए। कम से कम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए आपको वोट देने के लिए, जो कि अभी भी है। और एक कि जब मतदाता सूची तैयार हुआ तो 40 लाख महिलाओं का नाम उसमें दर्ज ही नहीं था। अब कहोगे क्या, तो वोट कैसे देंगे? नाम ही नहीं दर्ज तो वोट कैसे देंगे? नाम था, कैसे था? तो अलाने की बेटी फलाने की बीवी, ऐसे था कि फलाने की बीवी फलाने की बेटी, ऐसे था। क्यों? क्योंकि मान्यता ये था कि औरतें, महिलाएं जो है अपने पति का नाम नहीं ले सकती। अपने पति का नाम नहीं ले सकती तो नाम नहीं ले सकती तो बताएगी कैसे नाम? तो नाम बतेबे न करेगी तो नाम चलेगा कैसे? और इसलिए कि उसमें मान्यता भी था कि महिलाओं का नाम नहीं बोलना, महिलाओं का नाम किसी को नहीं बताना। महिलाओं का नाम किसी को नहीं बताना है तो इसलिए महिलाओं का नाम उसमें मेंशन ही नहीं था। 40 लाख महिलाओं का नाम उसमें दर्ज नहीं था। कैसे था? तो पुरुष का नाम है और उसके रिलेशन बता दिया कि उसका क्या है, उसकी पत्नी है, बहन है, बेटी है, कुछ ऐसे प्रकार से बता दिया गया कि फलाने की बेटी, फलाने की बीवी, ऐसे बता दिया गया। तो ये भी एक समस्या रहा कि बिना नाम के हम कैसे उसको चुनाव जो है करा सकते हैं बिना नाम का। फिर एक चुनौती ये रहा कि 17 करोड़ मतदाता की संख्या 17 करोड़, विधायकों की संख्या 3200 और सांसदों की संख्या 489। लेकिन इसमें है कितना? इसमें मात्र 15% मतदाता साक्षर है। कितना? तो शिक्षित जो है मात्र 15% मतदाता जो है शिक्षित है, बाकी सब अनपढ़ है। चुनाव करने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना था। अब इतनी बड़ी जो संख्या में अधिकारियों को कैसे हम प्रशिक्षित कर सकते हैं कि आपको क्या करना क्या है? कैसे हम उसे समझा सकते हैं? और इसमें सब जो है क्या अशिक्षित है। यहाँ जो महिलाएं हैं वोट देने जा रही है, मतदाता सूची तो इसके पास है, वोटर आईडी कार्ड, लेकिन उस पे इसका नाम ही नहीं, इनका नाम ही नहीं है उन पे। पति के नाम पे, पुरुषों के नाम से जो है उनका नाम बताया गया। चलिए, तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। पहले चुनाव आयुक्त कौन बने? सुकुमार सेन। कौन बने? सुकुमार सेन। वर्तमान के कौन है ये आपको बताना है कमेंट में। वर्तमान के कौन है? वर्तमान में अभी कौन है चुनाव आयुक्त? इलेक्शन कमीशन जो है इसका गठन हुआ था कब? तो इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था 1950 में। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। पहले जो 3 आम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। क्या रहा? कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। कांग्रेस ही सत्ता में बनी रही लगातार। कांग्रेस ही सत्ता में बनी रही। कारण क्या रहा? क्या कारण रहा कि कांग्रेस ही इतने लंबे समय तक कांग्रेस
सत्ता में बनी रही, बाकी जो पार्टी है वो सत्ता में आई ही नहीं। क्या कारण रहा? तो कारण ये रहा कि इसे हासिल था क्या, तो इसे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत जो है हासिल था। कहने का अर्थ हुआ कि इसमें ज्यादातर वही नेता थे जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, हमारे फ्रीडम फाइटर थे। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, इस पार्टी को पसंद किया। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर नेता हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। एकमात्र पार्टी थी जो संगठित थी, बाकी जो है छोटे छोटे पार्टी थी, छोटी मोटी पार्टी थी, और एक ऐसा पार्टी था जो संगठित था। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तीसरा कि इसके जो नेता थे, देखो पार्टी को कोई नहीं पसंद करता था, पसंद करता था तो नेता को, नेहरू जी को। इसलिए लगाव है, तो इसलिए नेता जो क्या थे, तो नेता लोकप्रिय थे, लोग उन्हें पसंद करते थे नेता को, इसलिए इस पार्टी को जीत मिली, लगातार लगातार जीत मिली। नेता कैसे थे? तो लोकप्रिय थे, करिश्माई थे, लोग इन्हें ज्यादा पसंद करते थे। लोग इन्हें ज्यादा पसंद करते थे। पहला चुनाव हुआ था कब? तो पहला चुनाव हुआ था 1952 में। 489 सीट में 364 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ। 364 सीट जो है कांग्रेस को प्राप्त हुआ। विधानसभाओं में कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा में उसको 489 सीट थी, जिसमें 364 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ, और विधानसभा में कांग्रेस की सरकार पहले से मौजूद बनी हुई है। 1957 में जब इलेक्शन हुआ, दूसरा आम चुनाव हुआ, तो उसमें सभी जगह कांग्रेस ही जीती, लेकिन केरल में क्या हुआ, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई विधानसभा में। 1957 में केंद्र में तो कांग्रेस ही है, लेकिन राज्य में केरल में एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई तो कांग्रेस को लगा झटका कि इतने लंबे समय से यानी हम आते रहे, केंद्र में हमारा है, ये कैसे आ गया, ये राज्य में कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? राज्य में ना है, केंद्र में आप हो, दिमाग लगाओ कुछ। तो दिमाग लगाया क्या? दिमाग लगाया ये कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, और इस तहत कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, उसे पदस्थ कर दिया गया। क्या किया? तो कांग्रेस ने क्या किया? तो कांग्रेस ने मुक्ति संघर्ष छेड़ा, और 1959 में अनुच्छेद 356 के तहत कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी उसे बर्खास्त कर दिया। इसके तहत तो अनुच्छेद 356 के तहत। ये 356 क्या है? आर्टिकल 356 है क्या? है क्या? तो ये आपातकाल है। क्या है? इमरजेंसी है। इमरजेंसी है जो 3 तरह के थे। कितने? 3 तरह के हैं। एक आपका आर्टिकल कितना? तो आर्टिकल 352, 356, 360। ये आपका 352 है क्या? ते राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल। और ये 356, 356 ये राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं हम इसे, कि अगर उस क्षेत्र में, ये जो अगर क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है, तो वहां की सरकार की जो शक्ति है वो छीन ली जाएगी उस क्षेत्र की, और वहां पे नियम जो है किसके अनुसार चलेगा? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अनुसार सब कुछ देखा जाएगा। 356 में ये वित्तीय आपातकाल है। क्या है? तो ये वित्तीय आपातकाल। उन्नीस सौ सत्तावन में केरल में कौन जीता? तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी जीती। कम्युनिस्ट को कुल 126 जो है सीट में से 60 सीट हासिल हुए थे। कितने? तो 60 सीट हासिल हुए थे उनको, और ये राज्य में अपना सरकार बना लिया।
राज्य में सरकार बना लिया, लेकिन उसे बर्खास्त किया गया राष्ट्रपति शासन लगाकर। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या रही? कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां पे आप कह सकते हो कि एक ही जो है दल जो है बैठा हुआ है, एक दल का प्रभुत्व है, ये ऐसा भारत ही एकमात्र नहीं था, बल्कि और भी कई सारे देश थे। लेकिन वहां पे तो संविधान में वर्णित था कि एक ही दल यहाँ पे शासन कर सकता है, एक ही पार्टी शासन कर सकती है। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक तौर पे ऐसा चल रहा था, भारत में था लोकतंत्र, लेकिन जनता पसंद कर रही थी एक ही पार्टी के नेता को, एक ही पार्टी की जो नेता है उसी पसंद कर रही थी, तो इसलिए लंबे समय तक वही पार्टी सत्ता में बनी रही। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हम भारत में एक दलीय व्यवस्था जो है थी, भारत में बहुदलीय व्यवस्था शुरू से ही थी। एक दलीय कहने का अर्थ हुआ कि लोकतंत्र है ही नहीं, विपक्ष रहेगा तब तो लोकतंत्र हम कहेंगे उसे। तो भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं थी जो एक दल के प्रभुत्व के दौर से गुजर रहा हो। जैसे चीन, क्यूबा, सीरिया के संविधान में ये कहा गया था कि वहां पे एक ही दल जो है शासन करेगा, एक ही दल जो है वहां पे सत्ता में बनी रहेगी। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थिति में कायम हुआ। कैसे? लोकतंत्र था, लेकिन जनता को, लोगों को एक ही पार्टी के जो नेता है वही पसंद थे। कारण क्या रहा इसका? तो पार्टी को जो है स्वाधीनता संग्राम की जो विरासत है वो हासिल था। कांग्रेस पहले से ही एक संगठित पार्टी बन चुकी थी और इसके जो उम्मीदवार थे वो कौन थे? तो स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए हुए थे, स्वाधीनता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। और कह सकते हैं कि टक्कर में अगर कोई हो तभी तो क्या जीतने की जो है डर लगा रहेगा, हारने का डर लगा रहेगा। टक्कर में अगर कोई हो तभी तो डर रहेगा, टक्कर में कोई था ही नहीं, ये छोटी मोटी पार्टी है, ये कहाँ संगठित पार्टी और कहाँ ये छोटी मोटी पार्टी जो है। तो इसलिए ये क्या था? तो कांग्रेस जो है एक अव्वल था, अव्वल और इकलौता होने की वजह से इसको फायदा मिला। फायदा मिला किसके? टक्कर में कोई था ही नहीं। और वैचारिक गठबंधन जो है बना रहा, विचारों से जो इसके जो नेता थे ये एकजुट मिलकर काम कर रहे थे। बात करें अगर हम समाजवादी पार्टी, तो हुआ ये कि कांग्रेस जो है ये लंबे समय तक रहा, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो, उनमें आपसी जो है मतभेद होने लगे, एक दूसरे की जो विचारधाराएं जो है एक दूसरे से मैच नहीं करने लगे। तो इस कारण कांग्रेस में फूट पड़ी और उसके नेता जो है अपने अपने पार्टी का निर्माण करने लगे, अलग निकलकर, कांग्रेस से निकलकर। तो उसी में एक आया समाजवादी पार्टी। क्या? समाजवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी। स्थापना हुआ इसका कब? तो स्थापना हुआ 1934 में। किसके द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना किया गया कांग्रेस सरकार के भीतर ही। इस 1934 में इसकी स्थापना युवा नेताओं द्वारा किया गया, जो यंग लीडर जो थे कांग्रेस में, उन्होंने ही किया, इसका स्थापना किया 1934 में। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया और ये निर्धारित कर दिया गया कि कांग्रेस के सदस्य को दोहरी जो सदस्यता नहीं धारण कर सकती। ये नहीं हो सकता कि आप दो पार्टी में अपना जो प्रभुत्व बनाए रखो, आप कांग्रेस में भी रहो और दूसरे पार्टी में भी रहो, ये नहीं चल सकता। एक ही पार्टी में आपको रहना है तो एक ही पार्टी में रहना। तो ये जो दोहरी सदस्यता है ये धारण करने के लिए मना कर दिया गया, मना कर दिया गया। तो मजबूरन जो समाजवादी नेता थे वो अलग हो गए कांग्रेस से। क्या हो गए? तो मजबूरन समाजवादी नेता कांग्रेस को छोड़कर 1948 में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। सोशलिस्ट पार्टी जो है समाजवादी दल, उसमें शामिल हो गए, उसे बनाना पड़ा। ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी इसकी विचारधारा कैसी थी? इसकी विचारधारा लोकतांत्रिक और समाजवाद पर आधारित था। इसलिए तो समाजवाद पर आधारित था, ना कि पूंजीवाद पे।
समाजवाद पे आधारित था। इनका मांग क्या था? तो मांग इनका था कि समतावादी समाज की रचना, ऐसा समाज जिसमें सभी को एक समान, सभी के साथ व्यवहार हो, सभी को एक समान देखा जाए, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, कुछ भी नहीं, सब एक समान हो, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, अगर कोई सुविधा है सरकार द्वारा दी जाती है तो सभी को एक समान दिया जाए। तो ऐसी जो है रचना की मांग कर रहे थे, ऐसे समाज की रचना की मांग कर रहे थे जो कैसा हो? तो समतावादी हो, जो कैसा हो? तो समतावादी हो। कांग्रेस की आलोचना की इसने, क्या किया? तो ये जो पार्टी है कांग्रेस की आलोचना की, ये कहा कि इसकी जो नीतियां है कांग्रेस की, ये पूंजीपति को लिए और मजदूर किसानों के लिए ये जो है, इसमें कोई उसका गुंजाइश नहीं। यानी ये जो है किसके नियमों पे है? तो ये किसके लिए लाभदायक है? तो पूंजीपति जो लोग है, अमीर जो लोग है, उसके लिए ये है, ना कि किसानों के लिए। कहा ये जो कांग्रेस की जो नीतियां है ये किसके, तो ये किसके पक्ष में है? तो ये पूंजीपतियों के पक्ष में है, गरीब किसानों के पक्ष में नहीं है। ये कहकर कांग्रेस की आलोचना किया गया सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा। सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता देखे तो इसमें प्रमुख नेता रहे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया। ये जो है प्रमुख नेता रहे सोशलिस्ट पार्टी के। इसके साथ और कई सारे जो है पार्टी अस्तित्व में आए, जिसमें एक भारतीय जनसंघ पार्टी भी है। इसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया। इसकी जड़ अगर देखें तो जड़ इसकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा हिंदू महासभा में निहित है। ये जो राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक जो है इसमें और हिंदू महासभा में इसकी जो जड़ है ये आपको देखने को मिला। इसका विचार कैसा था ये पार्टी का? तो एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। यानी एक देश है तो एक देश में एक संस्कृति होगा और एक ही राष्ट्र होगा। तो ये तो लोकतंत्र के अस्तित्व को ही समाप्त हो जाएगा, कर देगा कि आप एक देश है और संस्कृति भी एक ही रहेगा, तो विविधता हुआ कहाँ? इस पे विविधता है कहाँ इसमें? तो इसकी मांग क्या थी? इसका जो विचार कैसा था? विचार था कि एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने पर प्रबल समर्थक थे ये। इनका मानना था कि राजभाषा जो है सरकारी जो कामकाज की जो रूपरेखा हो वो किस पे तय किया जाए? तो हिंदी भाषा के आधार पे। प्रमुख नेता इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, दीनदयाल उपाध्याय रहे और बलराज मधोक रहे। भारतीय जनता पार्टी की जड़ आपको इसी से देखने को मिलती है। अभी की जो बीजेपी जो है, अभी भाजपा, इसकी जड़ जो है इसी में देखने को मिलता है। भाजपा की जड़ जो है बीजेपी का इसी में देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो उस समय इसका चुनाव चिन्ह जो है ये कैसा था? तो ये दीप था। ये जो दीप है, ये जो दीप है ये था। चलिए फिर एक और, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखो उस समय पार्टियां तो थी, छोटी छोटी पार्टियां, लेकिन विपक्ष का जो रोल अदा कर रहा था ये सिर्फ एक, वो कम्युनिस्ट। जैसे अभी सत्ता में कौन है? बीजेपी। और विपक्ष पार्टियां तो और भी है कई सारी, लेकिन विपक्ष का जो रोल अदा कर रही है कौन? कांग्रेस। एनडीए गठबंधन, एनडीए है और इसका विपक्ष इंडिया। उसी प्रकार से उस समय विपक्ष का जो रोल कौन निभा रहा था? तो रोल जो है ये कर रहा था कम्युनिस्ट पार्टी।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन किस आधार पर हुआ? तो इसका गठन हुआ रूस में जो बोल्शेविक क्रांति चल रही थी उससे प्रेरित होकर ये गठन किए इसका। इससे तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति चल रही थी उससे प्रेरित होकर इस पार्टी का गठन किए। 1935 में कांग्रेस के साथ थे और 1941 में कांग्रेस से अलग हो गए। जब ये बना पार्टी तो स्टार्टिंग में 1935 में कांग्रेस के साथ थे, लेकिन 1941 में ये कांग्रेस से अलग हो गए। 1951 में हिंसक क्रांति छोड़ा और आम चुनाव में भाग लिया। पहले इसकी जो विचारधारा थी ये हिंसक हुआ करती थी। कैसी थी? तो हिंसक थी, क्रूरता जो है इसमें देखने को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे इस बदलाव हुआ और 1951 में जो हिंसक क्रांति है उसको छोड़ दिया और आम चुनाव में भाग लिया। आम चुनाव में भाग लिया लेकिन जीत नहीं मिली। 1952 में केरल से जीत मिली और ये नंबूदिरीपाद जो है ये वहां के सीएम बने, नंबूदिरीपाद। लेकिन 1920 की जो दशक है वहां पे 1920 की जो दशक है, मुख्य सवाल आजादी की प्रकृति कैसी रही, ये उसको उन्होंने ये आवाज उठाया। यानी जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट खड़ा हुआ, तो इसने ये आवाज उठाया कि हमें जो ये आजादी मिली है, क्या हम इसे आजादी मान सकते हैं? क्या ये सच में आजादी है या फिर कोई झूठा जो है हमें भ्रम में रखा गया है? क्यों? क्योंकि बार बार सत्ता में तो एक ही पार्टी बन रही है, एक ही पार्टी सत्ता में है, तो हम कैसे कर सकते कि हम स्वतंत्र है? हम तो एक पार्टी का गुलाम है। लोकतंत्र का आधार क्या है कि आप सत्ता में जो है वो व्यक्ति पूजा ना हो। व्यक्ति पूजा ना हो कहने का अर्थ हुआ कि सत्ता में हमेशा एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी बना ना रहे, हमेशा उसमें चेंज होता रहना चाहिए। लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस ही बन रहा है, तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने ये सवाल उठाया कि क्या हमें जो ये आजादी मिली है या क्या वास्तविक आजादी है, या फिर एक झूठी जो है आजादी की जो है घोषणा की जा रही है। तो ये सवाल क्या रहा इसकी? तो आजादी की प्रकृति कैसी है? क्या हिंदुस्तान सचमुच आजाद है या यह आजादी झूठी है? ये सवाल खड़ा हुआ। ये जो सवाल है ये खड़ा किया, कम्युनिस्ट द्वारा खड़ा किया गया। कम्युनिस्ट का जो चुनाव चिन्ह था ये आप देख सकते हो, हंसिया है और एक गेहूं का जो है फसल है। चलिए अब देखते हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव किस प्रकार से हुआ। पहले तो लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में बनी रही, डॉन की तरह की। डॉन एक ही होता है, शहर में एक ही डॉन होते हैं, बाकी सब डॉन के चमचे होते हैं। तो ये जो है बनी रही। लेकिन विपक्षी पार्टियों का उद्भव हुआ और धीरे धीरे कांग्रेस की जो लोकप्रियता है ये धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसमें क्या कारण क्या रहा? तो भारत में पहले से ही जो है ये छोटी छोटी पार्टियां पहले से ही विपक्ष के तौर पे थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकी। क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी पार्टियां है और एक संगठन है, कांग्रेस एक संगठन है और एक छोटी छोटी पार्टियां। तो क्या कर सकती है? तो कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से पहले ही बन चुकी थी। आज के गैर कांग्रेस पार्टियों की जो जड़ है, अभी के जो कांग्रेस विरोधी जो पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी जो कांग्रेस के विपक्ष हो, उसके पक्ष में ना हो, उसकी जड़ जो है आपको 1950 के दशक में जो विपक्षी पार्टियां थी उसमें आपको देखने को मिल सकता है। जैसे हम देखें इसमें बीजेपी का जड़ किसमें था? तो बीजेपी का जड़ था आपका भारतीय जनसंघ पार्टी में। भारतीय जनसंघ पार्टी में बीजेपी का जो जड़ था। पहले क्या था कि पहले पार्टी एक ही था, लेकिन बाद में पार्टी थी अलग, लेकिन छोटी छोटी थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं था कांग्रेस को। कांग्रेस को लग रहा था कि रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम ही जो है सत्ता में रहेंगे, क्या दिक्कत है।
लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे विपक्ष जो है, विपक्षों की संख्या जो है बढ़ने लगी। तो पार्टी ए, पहले पार्टी ए ही था, फिर पार्टी बी भी बनने लगा। तो अब दोनों में क्या होगा, टकराव होगा। इन पार्टियों ने कांग्रेस की नीति और व्यवहार की आलोचना की। कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की जो व्यवहार है उसको ही, उसकी आलोचना की। ये कहकर आलोचना किया कि कांग्रेस की जो नीतियां होती है ये आम लोगों के लिए, ये गरीब जनता के लिए, किसान के लिए नहीं होती है, ये होती है पूंजीवादी लोगों के लिए, जो अमीर लोग हैं उन्हीं के लिए जो है, उन्हीं के हित में कांग्रेस कार्य करती है। कांग्रेस कार्य करती है ये कहकर आलोचना की गई उसकी। कांग्रेस के भीतर शक्ति का संतुलन बदल गया। शक्ति का संतुलन बदल गया कहने का अर्थ हुआ कि कांग्रेस के जो नेता हुआ करते थे वो उनमें फूट आने लगी। तो धीरे धीरे कांग्रेस के जो सदस्य थे वो उस पार्टी से, कांग्रेस से निकलने लगे और अपनी अपनी अलग जो पार्टियों का निर्माण करने लगे, दूसरे पार्टी में शामिल होने लगे। लोकतांत्रिक राजनीति की संभावना को जीवित रखा। 1885 में भारतीय जनसंघ कांग्रेस बनी। क्या, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ये कब बनी, तो 1885 में। 1885 में कांग्रेस बनी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1913 में हिंदू महासभा जो है ये अस्तित्व में आया। हिंदू महासभा अस्तित्व में आया 1913 में। वहीं पे 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना हुई। असहयोग आंदोलन से असहमत जो नेता थे वो 1923 में स्वराज पार्टी बनाई और 3 वर्ष के बाद ये समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, गांधी जी ने उसे वापस ले लिया। गांधी जी है कांग्रेस में, वापस ले लिया। तो इसलिए जो असहयोग आंदोलन के वापस लेने से असहमत थे, वो जो क्या कर लिए, उन्होंने 1923 में अपना एक अलग पार्टी बना ली। पार्टी का नाम क्या था, तो स्वराज पार्टी। लेकिन ये पार्टी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी, 3 वर्ष चला, 3 वर्ष के बाद समाप्त हो गया। फिर 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाया। कांग्रेस अलग है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी अलग। ये जयप्रकाश नारायण ने बनाया। क्षेत्रीय स्तर पर मद्रास प्रांत में जस्टिस पार्टी बना। क्षेत्रीय स्तर पर, वो नेशनल लेवल पे था और ये क्षेत्रीय स्तर पे है, रीजनल एरिया में। पंजाब प्रांत में क्या, तो पंजाब प्रांत में श्रोमपी जो है अकाली दल जो है, ये अकाली दल अस्तित्व में आया। क्या आया, तो अकाली दल। और बंगाल प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी जो है कार्यरत थी। कृषक प्रजा पार्टी 1959 में श्री राजा गोपालाचारी ने, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाकर एक और चुनौती जो है कांग्रेस के सामने पेश कर दिया। एक और चुनौती कांग्रेस के सामने पेश कर दिया, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करके। चलिए, मौलाना अबुल कलाम की जो है यहाँ पे, इनके बारे में 2 लाइन है, देख लेते हैं उनको। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मूल नाम इनका क्या है, तो मूल नाम क्या है, अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। क्या है, अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। ये इस्लाम के विद्वान हैं, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक रहे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक रहे। ये जो विभाजन हुआ हमारा, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वो ये उनके पक्ष में नहीं थे, ये विरोध थे, उनके विरोध कर रहे थे। संविधान सभा के सदस्य रहे और स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में, स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे। क्या रहे, तो शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे। तो आपसे बोला जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तो कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए,
राज्य स्तर पर असमान प्रभुत्व, वो तो हम जो देख रहे थे कि नई नई जो पार्टियां हैं ये अस्तित्व में आने लगी, उद्भव होने लगा पार्टियों का, तो वो तो नेशनल लेवल पे था। अब ये जो उस समय क्षेत्र में क्या चल रहा था, राज्य स्तर पे क्या चल रहा था, तो राज्य स्तर पर भी चल रहा था कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही थी, बाकी जो पार्टियां हैं कुछ नहीं, सिर्फ विपक्ष की जो भूमिका निभा रही थी कौन, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी। 1957 में केरल में एक अपनी सरकार भी बनाती है, सरकार भी बनता है, लेकिन 1959 में राष्ट्रपति शासन द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का अस्तित्व था ही नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व शुरू से था ही नहीं, कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं बनता वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे किसका शासन चल रहा था, शेख अब्दुल्ला शाह की। ये जो शेख अब्दुल्ला है उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अस्तित्व में था, और उसी द्वारा शेख अब्दुल्ला ये शासन कर रहे थे। और उस समय पीएम कहा जाता था उन, ये जो कश्मीर के जो सीएम है, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसलिए क्योंकि कांग्रेस ये जो कश्मीर है उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए वहां पे पीएम कहा जाने लगा। चलिए, फिर ये सुधार हुआ 1974 में, 1974 में सुधार हुआ और पीएम से सीएम बना दिया गया। कई क्षेत्रीय तत्वों में नेहरू सरकार पर अपना दबाव डाला, कई क्षेत्रीय जो तत्व है वो नेहरू सरकार पर यानी कांग्रेस पे अपना दबाव डाला। दबाव किस लिए डाला, तो दबाव इसलिए डाला कि हमें क्षेत्र, अपनी अलग क्षेत्र चाहिए, हमें अपनी भाषा के आधार पे, अपनी संस्कृति के आधार पे अलग हमें क्षेत्र चाहिए, जिसमें आंध्र प्रदेश की मांग रही, तेलुगु भाषी जो लोग हैं उनकी मांग रही कि हमें आंध्र प्रदेश एक अलग क्षेत्र चाहिए, तो उनकी मांग जो है पूरी भी कर दी गई 1953 में। 1960 में गुजराती भाषी लोगों की जो है मांग थी कि हमें गुजरात अलग हो। पंजाब में उस समय अकाली दल शासन में था, और ये कांग्रेस के लिए एक समस्या थी, कांग्रेस के लिए एक समस्या थी। तो कांग्रेस ने क्या किया इसके लिए, तो कांग्रेस ने इस समस्या से हटने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, प्रताप सिंह को सीएम बना दिया। समस्या पैदा की ये अकाली दल ने, लेकिन इससे बचने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, वहां पे अकाली दल को हटाकर ये सीएम किसे बना दिया, तो प्रताप सिंह को सीएम बना दिया। मद्रास में भी दलित विरोधी जो है, दलित विरोधी ने समस्या पैदा किया, दलित लोग जो है कांग्रेस का विरोध करने लगे। तो इसके लिए इसने, कांग्रेस ने नया दिमाग लगाया कि अगर दलित विरोध कर रहे हैं, दलित जो है विद्रोह कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना क्या पड़ेगा, दलित को ही सीएम बना दो, बात क्या, जाति जो है एक रहेगा। तो इसलिए कहा गया, इसमें मद्रास में चल रहा था दलित विद्रोह जो ये चल रहा था, विरोध जो है दलित लोग क्या कर रहे थे, तो विरोध कर रहे थे कांग्रेस का, तो इसलिए कांग्रेस ने राजगोपालाचारी के जगह पे किसे, तो कमराज नादर को सीएम बना दिया, कमराज नादर को सीएम बना दिया, जो कि दलित थे, जो कि एक दलित थे। राजस्थान में सामंतवादी दल से निपटने के लिए क्या किया, तो उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया को वहां संरक्षण दे दिया, जैसे पंजाब में जैसे कौरों को दिया गया था, अकाली दल को जैसे पंजाब में हटाकर और प्रताप सिंह को शासक बनाया गया था, सीएम बनाया गया था, उसी प्रकार से यहाँ पे मोहनलाल सुखड़िया को सीएम बना दिया गया। कहाँ पे, तो ये पंजाब में प्रताप सिंह बना, और राजस्थान में बना कौन, तो राजस्थान में मोहनलाल सुखड़िया। चलिए, तो राज्यसभा और लोकसभा की बात हम कर लिए कि राज्य में क्या चल रहा था, लोक और केंद्र में क्या चल रहा था। कमराज योजना है क्या, तो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे
जब नेहरू पीएम बने तो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है वो कमराज को बनाया गया। कमराज को बनाया गया तो कमराज ने क्या किया, कहा कि कुछ पार्टी में जो है विरोधी लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, अपने ही लोगों का अपने ही विरोध कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लोग हमारा ही विरोध कर रहे हैं, तो कुछ करते हैं। कुछ करते क्या है, जो बुजुर्ग बूढ़े बूढ़े जो नेता थे, कहा कि आप लोगों की उम्र जो है खत्म हो गई है, क्या करोगे, क्या निकलो पार्टी से निकलो, कुछ अलग अपना एक समूह बनाओ और उसी में जो हो सके आप अपने दम पे करो। बूढ़ों से राजनीति नहीं चलती है, क्या आप लोग बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग होकर राजनीति में आ रहे हो, बहुत हो गया, निकल जाओ। तो इसलिए क्या किया, तो इसने कहा उसे कि आप लोग अपना एक समूह बनाइए और उसी से आप जो करना है कीजिए, लेकिन पार्टी से आप हट जाइए। तो नेहरू ने अपने कुछ मंत्रियों तथा राज्य की मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए एक योजना बनाया, अपने मंत्रियों को और राज्य के मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए एक योजना बनाया, जिसे पार्टी के अध्यक्ष कमराज के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पार्टी अध्यक्ष कमराज जो है उसके माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसमें यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए उसके जो वरिष्ठ नेता यानी जो जो बड़े बड़े जो नेता है उसको, नेतागण को सरकार छोड़कर संगठन में काम करना चाहिए। आपको, आप सरकार छोड़िए, सरकार हम सरकार देखने के लिए हम लोग हैं, हम लोग अभी युवा है आपसे, आप हमसे बूढ़े हैं, बूढ़ों का काम है बैठकर देखना, और अगर कहीं गलत हो तो वहां पे समझा दीजिए, बता दीजिए, हो गया। इसलिए कहा गया कि आप एक अलग संगठन बना लो और वहीं में सब मिलकर काम करो। 1963 में दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति में यह प्रस्ताव जो है पास हो गया। तो इसके तहत केंद्र में 6 मंत्री और 6 मुख्यमंत्री को हटाया गया, 6 केंद्रीय मंत्री को और 6 मुख्यमंत्री को हटाया गया। इसे तो सरकार से, पार्टी से, कांग्रेस से हटाया गया। चलिए, यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर है, राजकुमारी अमृत कौर है, गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी रही है। कैसी रही, तो ये गांधीवादी रही, गांधी जी के विचारों पे चलती थी, स्वतंत्रता सेनानी रही। कपूरथला के राज परिवार में जन्म हुआ इनका, विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला, इनकी माता जो है ईसाई थी, तो इनको भी विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला। संविधान सभा की सदस्य रही है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री। अबुल कलाम आजाद क्या रहे, तो शिक्षा मंत्री रहे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के, और ये पहले मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य मंत्री जो है हेल्थ मिनिस्टर रही। फिर आचार्य नरेंद्र देव, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी है उसकी संस्थापक रहे। आजादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, बौद्ध धर्म के विद्वान है, आजादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व। आजादी के बाद क्या किया, आजादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में नेतृत्व किए। धीरे जो है बाद में इन्होंने अपना पार्टी जो है बदल लिया। कांग्रेस का अगर आप देखोगे तो अभी का जो चुनाव चिन्ह है वो कैसा है, तिरंगा है, और तिरंगे के बीच में एक हाथ जो है ऐसे हाथ है, और तिरंगा है और ऐसे हाथ है। लेकिन पहले क्या रहा इसका, तो पहले 2 बैल हुआ करते थे, इसके जो चुनाव चिन्ह है उसमें पहले 2 बैल थे, और ये 1952 से 1969 तक चला। कब तक चला, तो 1952 से 1969 तक चला। 1969 से 1978 तक गाय और एक बछड़े की जो है पिक्चर है ये दिखाया गया, ये रहा उसका चुनाव चिन्ह। फिर 1978 से वर्तमान तक, अभी तक ये है जो वर्तमान में अभी देख रहे हाथ का छाप वाला। AK गोपालन केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे।
राजनीतिक जीवन इनका आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में और 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए, जो कि मार्क्सवाद के सिद्धांत पे चल रहा था। और 1952 से ये संसद बनी 1952 में। रफ़ी अहमद किदवई जो है ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता रहे। प्रांतीय सरकार में ये मंत्री रहे। 1946 में दोबारा मंत्री बने और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संचार मंत्री क्या रहे, तो संचार मंत्री रहे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के, और खाद्यान्न एवं कृषि मंत्री भी रह चुके हैं 1952 से 54 तक। भारतीय दल व्यवस्था कैसी थी, तो हम देख चुके हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था थी, लेकिन लोकतांत्रिक तौर पे ही लेकिन जनता ने पसंद किया, कांग्रेस के जो नेता है उनको पसंद किया, इस कारण लंबे समय तक कांग्रेस ही बनी रही। तो एक दल था, एक दलीय प्रभुत्व था, लेकिन लोकतंत्र के आधार पे, लोकतांत्रिक आधारभूत था उसमें। लेकिन क्या भारत में बहुदलीय व्यवस्था है? नहीं है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। भारत में क्या है? भारत में एक दलीय व्यवस्था नहीं है। भारत में क्या है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था, यानी एक दल का प्रभुत्व तो नहीं है। वो चल रहा था, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से ही चल रहा था। विपक्षी पार्टियां थी, लेकिन जनता उसे नहीं पसंद कर रही थी। क्यों नहीं पसंद कर रही थी? क्योंकि कांग्रेस में जो नेता थे वो ज्यादातर लोकप्रिय नेता थे, वो ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस पहले से ही संगठित थे। तो भारत की जो राजनीतिक दल है वो कैसी है? तो बहुदलीय व्यवस्था। भारत में कैसी है? तो बहुदलीय व्यवस्था है, यानी एक से अधिक पार्टी है, एक से अधिक दल है। भारतीय दल व्यवस्था को समझने के लिए समझने में आपको तीन बड़ी कठिनाइयां जो है देखने को मिल सकता है। एक, यहाँ बड़े छोटे दल जो है सैकड़ों में है, बहुत सारे जो है छोटे बड़े दल जो है समय समय पर उनमें टूट फूट हुआ तोड़ जोड़ जो है चलता रहता है, जिससे राजनीतिक दलों की परिपूर्ण सूची तैयार नहीं की जा सकती। ये इसलिए ये है कि हमेशा कोई ना कोई राजनीतिक दल जो है अस्तित्व में आते रहता है, छोटे छोटे, और बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, छोटे छोटे, और इसमें कभी टूट गया तो कुछ अलग अपना बना लिया, फिर दूसरे में शामिल हो गया, तो ऐसे इसमें जो है तनाव जो है टूट फूट चलती रहती है। तो ऐसे में हम कैसे जो है तैयार कर सकते हैं उसकी सूची, जो राजनीतिक दल कितनी है वास्तविक तौर पे, इसकी हम सूची तैयार नहीं कर सकते। विचारधारा का अभाव होने के कारण दलों की स्पष्ट पहचान नहीं की जा सकती। प्रत्येक जो है दल में विचारधाराओं का जो है अभाव होता है, सबकी विचारधाराएं अलग अलग है, तो इसलिए हम स्पष्ट पहचान नहीं कर सकते दलों की। प्रत्येक दल लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद अलग अलग व्याख्या करते हैं, यानी प्रत्येक दल जो है ये लोकतंत्र की अलग व्याख्या करते हैं, समाजवाद की अलग व्याख्या करते हैं, धर्मनिरपेक्षवाद की अलग व्याख्या करते हैं, यानी सब अपने अपने आधार पे अपने अपने अनुसार व्याख्या करते हैं इस सब का। तो ये जो है समस्या हो सकती है आपके सामने कि हम कैसे स्पष्ट करें कि भारत बहुदलीय व्यवस्था है। साम्यवादी को छोड़कर अन्य पार्टियां जो है ये अपने नेतृत्व पर टिकी रही। दल का सर्वोच्च नेता ही पार्टी बन जाता था, यानी कहने का अर्थ हुआ कि चल क्या रहा था कि पार्टी में जो सर्वोच्च नेता है, जो सबसे बड़े लीडर होगा, वही क्या बन जाता था? वही पार्टी बन जाता था। यानी पार्टी को पार्टी से नहीं चिन्हा जाता है, उसके व्यक्ति से चिन्हा जाता है। पार्टी को नहीं, व्यक्ति से पहचान मिलती है। पार्टी से व्यक्ति को नहीं पहचान मिलता था, व्यक्ति से पार्टी को पहचान मिलता था। जैसे कांग्रेस क्यों सत्ता में क्यों बना रहा? क्यों? क्योंकि इसमें नेहरू थे।
बाकी जो नेता थे वो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे। अगर नहीं रहते तो क्या मिल जाता कांग्रेस को इतने लंबे समय तक वोट मिलता? नहीं मिलता, वो इतने लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहती। इसलिए चल क्या रहा था, चलता क्या है, यही होता है कि राजनीति जो पार्टियां है उसमें पार्टी से व्यक्ति को नहीं पहचाना जाता है, व्यक्ति से पार्टी को पहचाना जाता है। जो प्रमुख नेता होगा वही पार्टी बन जाता है। आलोचकों को जो है, जो आलोचक होते हैं उसको दल से निकाल दिया जाता है। अगर आपके दल में आपके विरोधी है कोई तो दल से बाहर कर दो। जैसे कमराज योजना के तहत मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को अलग किया गया था, हटाया गया था। सिद्धांत के आधार पे राजनीतिक दलों को कई भागों में बांटा गया है। अगर देखें तो एक दक्षिणापंथी दल, दक्षिणपंथी दल, दलों को जो है कई भागों में बांटा गया। एक जिसमें हम देख सकते हैं दक्षिणपंथी दल, ये ऐसे दल जो यथाशक्ति को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे दल जो स्थिति जैसी है वैसी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, जो स्थिति है चलने दो, अपने आप चेंज होगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या परिवर्तन करना, कुछ चल जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत है दक्षिणपंथी दल का। दक्षिणपंथी दल का कि जैसा चल रहा है, जो स्थिति है उसी स्थिति को चलते रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्रांति और उग्र परिवर्तन का विरोध करते हैं, क्रांति का विरोध करते हैं, परिवर्तन का विरोध करते हैं, और ये लोकतंत्र की सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाकर अपनी लोकतांत्रिक प्रियता का परिचय देता है। यानी जब इलेक्शन आएगा या फिर जब अपनी परिचय देना होगा कि हम क्या है, तो हम लोकतंत्रवादी है, हम जो है लोकतंत्र के प्रिय है, लोकप्रियता जो है अपनी दिखाना पड़े, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कहेगा संप्रदाय जो है, ये भावना जो है उकसाएगा, धर्म के आधार पे लड़वाएगा और वोट जो है ऐंठेगा। वही तो चलता ही आ रहा है, वही चलता आ रहा है कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो मुद्दा क्या है? धर्म। धर्म मुद्दा क्या है? धर्म। लोकतंत्र, लोकतंत्र में वही चलता आ रहा है शुरू से। पहले जो ऐसा नहीं था, बाद में जो है धीरे धीरे सब जो सब धीरे धीरे दक्षिणपंथी जो दल है, ऐसे ही सबकी जो नेचर हो गया कि अगर इलेक्शन आएगा तो उस समय क्या करना है, उस समय धर्म धर्म चिल्लाओ और वोट पाओ। पूंजीपतियों और भूमिपतियों तथा धर्म गुरुओं के हितों को इसमें संरक्षण दिया गया। इसमें किसके हित को देखा गया? तो पूंजीपति जो अमीर लोग हैं उनकी, जिसके पास ज्यादा जो है जमीन है उसकी, और जो धार्मिक जो गुरु है, जो धर्म धर्म चिचियाता रहता है, धार्मिक जो गुरु है उसके पक्ष को जो है इसमें देखा गया। इसमें शामिल कौन कौन थे? तो केंद्र स्तर पर इसमें बीजेपी, केंद्र स्तर पर इसमें बीजेपी, और राज्य स्तर पर केरल में मुस्लिम लीग, पंजाब में अकाली दल और महाराष्ट्र में शिवसेना। ये सब जो है ये सब चल रहे थे किस पे? ये सब चल रहे थे दक्षिणपंथी दल पे। बीजेपी को देखते हो कि नहीं? ये जो है क्या, धर्म को जो है क्या, चुनाव के समय में धर्म को अपना मुद्दा बना ही लेते हैं। सभी पार्टियां ऐसे ही करते हैं। चलिए दूसरा क्या था? दूसरा वामपंथी दल। वामपंथी ऐसा दल जो इसके उल्टा, दक्षिणपंथी जो पूंजीवाद के जो पक्ष में रहेगा, धर्म के धार्मिक जो गुरु है उसके पक्ष में रहेगा, लेकिन ये क्या, तो वामपंथी ये उसके विपक्ष में। यानी ये ऐसा दल जो क्रांति या बड़े परिवर्तन को अपनाएगा कि हमें परिवर्तन की जरूरत है, जो चल रहा है उसमें परिवर्तन जरूरी है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, समय के अनुसार बदलना चाहिए, नहीं बदलोगे तो फिर आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या किया, तो ये परिवर्तन का आह्वान करते थे, यथास्थिति को पलट देना चाहते थे, उच्च वर्गों के लोगों के हित को जो है ये हितों पर प्रहार डाला, और जो आम जनता जो है, गरीब मजदूर जो है, उनके हितों को संरक्षण दिया।
इनमें कौन शामिल है? इनमें कौन शामिल है? तो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। कम्युनिस्ट जो है ये दो भागों में बट गई थी, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है, और बहुजन समाजवादी पार्टी शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है, ये सब इसमें शामिल है। फिर केंद्रवादी दल एक आता है, तीसरे क्या तीसरा है केंद्रवादी दल। एक ऐसा तो ये दोनों का जो है मिश्रित रूप है, दक्षिण दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों का मिश्रित रूप है। उदारवादी और समाजवादी का मिश्रण चाहती है, एक क्या चाहती है तो उदारवादी भी चाहती है और समाजवादी भी चाहती है। यानी इसमें पूंजीपति को भी देखा जाएगा और समाजवाद को भी देखा जाएगा, सभी के लिए, सभी को इसमें समाहित किया गया। उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य इसका अर्थव्यवस्था निजी अर्थव्यवस्था से रहे नियोजन द्वारा देश की आर्थिक विकास हो। देश का आर्थिक विकास हो किसके द्वारा? तो निजी अर्थव्यवस्था द्वारा। पिछड़े वर्गों का कल्याण हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके, ये इनका उद्देश्य रहा, ये इनका उद्देश्य रहा। उदाहरण उदाहरण के तौर पे कांग्रेस इसमें शामिल रही, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है इसमें शामिल रही। फिर लास्ट आता है अंतिम क्षेत्रीय व वर्गीय दल। क्षेत्रीय दल तो कुछ ऐसे दल भी थे जो किसी भी क्षेत्रीय दल में शामिल नहीं थे, किसी भी दल में ये जो है शामिल नहीं थे, ना तो वामपंथी और ना ही दक्षिणापंथी और ना ही केंद्रीय दल, किसी में शामिल नहीं थे। ये सबसे अलग है। उनका सारा कार्य अपने विशेष क्षेत्र का था, संप्रदाय के हितों का संरक्षण करना। अपने विशेष क्षेत्र में जो है अपना जो एरिया है उस एरिया में अपने संप्रदाय के लोगों के हित की रक्षा करना। बाकी जो है दूसरे क्षेत्र में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी में हम अंतर देख लिए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप स्पष्ट तरीके से बता सकते हो। चलिए, फिर बात आती है कि 1952 में चुनाव कैसे कराया जा रहा था, और अभी हम लोग कैसे इलेक्शन देते, कैसे वोट देते अभी हम लोग इलेक्शन में, और 1952 में क्या तरीका था, धीरे धीरे उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो मतदान के जो बदलते तरीके हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पहले देखो कैसे चुनाव हुआ करता था। आपको एक पर्ची दे दिया जाएगा, आप जाओगे तो एक सादा जो एक कागज उसकी एक पर्ची आपको दे दिया जाएगा, और एक बॉक्स जो है बक्सा रहेगा, उस बक्से में आपको डालना है। उस बक्से में जिस पार्टी को आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, जिसे आप वोट देना चाहते हो, उसकी जो मुहर है उसको आप इस इस पे लगा दो पर्ची पे, और उस बक्से में आप उसे डाल दो। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो बाद में उस पर्ची पे मतदान करने वाले के जो नाम है वो भी अंकित होने लगा, और भी उनके बारे में जो है अंकित होने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो फिर बाद में ईवीएम आया। ईवीएम आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये आया। चलिए, तो हर एक उम्मीदवार के लिए एक मत पेटी जो है तैयार तैयार रहता था। एक एक मत पेटी जो है तैयार था जिस पर उसका चुनाव चिन्ह अंकित होता था। हर एक जो उम्मीदवार है जो अपनी पार्टी से, उस पार्टी का जो चिन्ह है वो उस बक्से पे अंकित रहता था। मतदाता को एक खाली पत्र दिया जाता था जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की फोटो में पेटी में डाल सकते हैं, अपने जो पसंद के जो उम्मीदवार है उसकी पेटी में डाल सकते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, तो फिर बाद में मतदान पत्र पर उन उम्मीदवारों का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित कर दिया गया। मतदान पत्र पर उम्मीदवारों का नाम जो इलेक्शन में खड़े हैं उनके नाम और उनके जो चुनाव चिन्ह है, उनके उम्मीदवारों का नाम और चुनाव चिन्ह जो है अंकित कर दिया गया, अंकित कर दिया गया। और इसे अब बक्से में डालना है मुहर लगाकर। फिर बाद में क्या हुआ, ये चला 40 वर्षों तक चला, ये तरीका 40 वर्षों तक चला। उसके बाद 1990 में क्या किया गया, 1990 के दशक में चुनाव आयोग ने ईवीएम को लाया। क्या लाया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाया, ईवीएम को।
ईवीएम को लाया और ये 2004 से पूरे देश में फैल गया। ईवीएम जो है ये 2004 से पूरे देश में फैल गया। ईवीएम कैसा है तो देख लीजिए। देख सकते हो आप कि यहाँ पे आपका यहाँ पे पार्टी का नाम रहेगा, पार्टी का नाम, ये सीरियल नंबर, और यहाँ पे पार्टी का जो जो उम्मीदवार है उसके पार्टी का चुनाव चिन्ह। और इधर आपको जिस पे देना है उधर इधर अंगूठा लगा दो। आपको जिस पे देना है, जिसको आपको वोट देना है, उसके चुनाव चिन्ह के इधर दिया गया, इस पे आप ऐसे अंगूठा लगा दो, हो गया। सिंपल तरीका। तो ये लाया गया 1990 के दशक में और 2004 से सभी एरिया में फैल गया। चलिए, तो इस प्रकार से ये रही एक दल के प्रभुत्व का दौर। किस प्रकार से एक दल जो है लंबे समय तक सत्ता में बनी रही। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि क्या लोकतंत्र स्थापित करने में हमारे सामने जो चुनौती क्या रही। पहला आम चुनाव जो है किस प्रकार से हुआ, उसमें चुनौती क्या रहा हमारे सामने। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार से रहा, कैसे लगातार जो है कांग्रेस अस्तित्व में बना रहा, सत्ता में बना रहा। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति हम देख लिए। समाजवादी दल जो अस्तित्व में आने लगे, कुछ जो दल है पार्टियां जो अलग अलग वो अस्तित्व में आने लगे। विपक्षी पार्टियों का उद्भव किस प्रकार से हुआ वो हम देख लिए। फिर हमने देखा कि भारतीय दल व्यवस्था जो है कैसी है, एक दलीय है या फिर बहुदलीय व्यवस्था है, किस प्रकार का है। वामपंथ और दक्षिणापंथ में, दक्षिण पंथ में हम अंतर देख लिए इसमें। और लास्ट देखे हम मतदान के बदलते तरीके, मतदान के बदलते तरीके। तो उम्मीद है कि आपको समझने में जो है बहुत ही आसान लगा होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप ऊपर के माले में जो है समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।